नमस्कार। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। कांग्रेस को शानदार जीत कर्नाटक की जनता ने दी है और राहुल गांधी ने इस जीत को लेकर कहा है कि कर्नाटक की जनता ने नफरत के ऊपर मोहब्बत को जीत दिलाई है। तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार और सरकार ऐसी वैसी नहीं, शानदार जीत। और जो आंकड़े तमाम एग्जिट पोल दे रहे थे उनसे भी आगे बढ़कर 136 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस जो है जीत दिखा रही है। और बीजेपी को एक भारी नुकसान हुआ है, जेडीएस को भी भारी नुकसान हुआ है। कुछ जो कांग्रेस की जीत के संभावित कारण है वो हम अपने दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं। ये संभावित कारण क्या हो सकते हैं? ये हो सकता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस लंबे समय से प्रदेश में कैंपेन चला रही थी, उसका नतीजा हो सकता है। ओबीसी अल्पसंख्यकों का जो वोट है वो कांग्रेस के खाते में शिफ्ट हो गया है, ये भी एक कारण हो सकता है। बॉम्बे कर्नाटक, यहां पर लिंगायत समुदाय ये बहुल इलाका है और यहां पर शायद ये बटा हुआ दिखा। इसका फायदा कांग्रेस को मिला है। कांग्रेस ने यहां पर कमाल कर दिखाया। हमारे साथ जो विशेषज्ञ बने हुए हैं उनसे इस इलाके की जो है कैलकुलेशन को समझेंगे, जो जनता ने यहां पर अपना रुझान दिखाया है। और महिला मतदाताओं की भूमिका भी अहम रही है, क्योंकि 2.59 करोड़ महिला मतदाताएं हैं और इनकी भूमिका अहम मानी गई है। जेडीएस का जो वोट शेयर है वो कांग्रेस को शिफ्ट हो गया है, क्योंकि जब मतदान की लाइन में लगे लोगों से बात की गई थी तो यही कह रहे थे कि वो बहुमत की सरकार चाहते हैं। यानी कि पिछले 5 सालों में प्रदेश में जिस तरह से सीएम बदले गए, कहीं ना कहीं जनता चाहती थी कि बहुमत से ही एक सरकार का गठन प्रदेश में किया जाए। मुख्य मुद्दे क्या रहे? महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा प्रबल रहा। हालांकि प्रधानमंत्री ने ये मंच से कहा था, चुनावी रैली से कहा था कि युवा जो पहली बार वोट डाल रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि प्रदेश में स्थिरता रहे तो वो बीजेपी को चुने, क्योंकि स्थिरता ही जो है उनका भविष्य सुनिश्चित करा सकती है और कांग्रेस भविष्य सुनिश्चित नहीं करा सकती। कांग्रेस का जो संगठन है, डीके शिव कुमार प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष, वो मजबूती से यहां पर चलाते दिखे और कई जानकार कह रहे हैं कि कांग्रेस प्रदेश में चुनाव लड़ती दिखी है। यानी सीधी सीधी टक्कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी प्रदेश में चुनाव लड़ रही थी और कांग्रेस ने सीधा टक्कर दिया है। और पहले शुरू में ये बात आ रही थी कि इस जीत का श्रेय जो है वो राहुल गांधी को दिया जा रहा था, लेकिन बाद में इन सभी बातों को जो है दरकिनार करके लगभग सभी जो प्रमुख चेहरे हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि ये जीत असल में कार्यकर्ताओं की जीत है। विधायकों की जवाबदेही मतदाताओं ने ध्यान में रखी है और ये वो तमाम वजहें हैं जो कि कांग्रेस की शानदार जीत के कारण, संभावित कारण हो सकते हैं। 2018 में क्या नतीजे थे वो हम अपने दर्शकों के सामने रखते हैं। 104 सीटों पर बीजेपी जीती थी, उसे 64 सीटों का फायदा हुआ था और इस बार उसे 64 सीटों का ही नुकसान। कांग्रेस 78 सीट जीती थी, 44 सीटों का नुकसान हुआ था। इसी तरह से जो जेडीएस है, जनता दल सेकुलर, उसे जो है 2018 में जो जीत मिली थी उससे और नुकसान हो गया है। उसे 37 सीटें पिछले चुनाव में जीती थी, 3 का नुकसान हुआ है और अब ये 20 पर आ गए हैं। वोट शेयर भी बता देते हैं कि 2018 में क्या था। बीजेपी 36.35 था, 16% वोट शेयर बढ़ गया था प्रदेश में। कांग्रेस का 38.14% था, लगभग 1.4% बढ़ा था और जेडीएस का 18.3% था, जो कि लगभग 1.9% घट गया था। और अब और जेडीएस को नुकसान पहुंचा है। जेडीएस को और जो है सिकुड़ गई है जेडीएस एक तरीके से। हमारे साथ विशेषज्ञों का पैनल बना हुआ है। ये तमाम जो हमने फैक्ट्स अपने दर्शकों के सामने रखे, इनको समझने के लिए आइए अपने दर्शकों को लेकर चलते हैं विशेष पैनल के पास। हमारे साथ हैं सुनील शुक्ला, कर्नाटक को लेकर और देश की राजनीति, कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति खासकर व्यापक इनका अनुभव है। बहुत बहुत स्वागत है सुनील सर हमारे जस हिंदी के स्पेशल कार्यक्रम कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार। और हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर मोहम्मद खालिद। प्रोफेसर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई है। और सुनील सर, क्योंकि जब मतदान का दिन था तो हमने चर्चा की थी और आपने ये प्रेडिक्शन की थी कि जेडीएस को नुकसान होगा और जेडीएस को काफी नुकसान और कांग्रेस को इसका फायदा पहुंचा है। आप इस जीत को किस तरह से देख रहे हैं? कांग्रेस को क्या इतनी शानदार जीत की उम्मीद थी? धन्यवाद नेहा जी। जिस तरीके से चुनाव का अभियान शुरू किया था कांग्रेस ने और जिस तरीके से मुद्दे कर्नाटक में बनते जा रहे थे जनता की ओर से, राजनीतिक दलों की ओर से नहीं बल्कि सामान्य जनता की ओर से जी, तो मेरा अपना मूल्यांकन यह था कि बीजेपी को हार मिलेगी
और स्पष्ट बहुमत की सरकार आएगी। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोगों के द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चुप रही या उसका कोई जवाब नहीं दिया, कोई उसके बारे में अपनी तरफ से सफाई नहीं पेश की, उससे लोगों का मुंह भंग होता चला गया। और मैं इसकी शुरुआत मानता हूं व्यक्तिगत रूप से राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो 18-21 दिन उनकी यात्रा कर्नाटक में रही, उस दौरान जो एक बेंगलोर में सभा हुई थी, अगर आप याद कीजिए, उस समय भारी बरसात के बीच वो सभा किया था राहुल गांधी ने, और बड़ी संख्या में लोग उस सभा में शामिल हुए थे। और भारी बरसात के बीच लोग अपनी कुर्सियां पलट करके भीगते हुए भी लोग उनके भाषण को सुनते रहे। और राहुल गांधी ने जो कर्नाटक राज्य के विफलताएं थी सरकार की, भ्रष्टाचार का मुद्दा था, लोगों से जुड़े हुए जो मुद्दे थे, उन मुद्दों को बड़े गंभीरता से उठाया और सरकार उस समय की भाजपा सरकार पर तीखे हमले किए थे। उस समय से एक राजनीतिक माहौल बन गया था भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ, और भारतीय जनता पार्टी ने उन आरोपों से निकलने का कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि और दूसरी चीज की उसमें संगठनात्मक कमजोरियां आती चली गई। मतलब पार्टी के लोग उनके छोड़ने, बड़े बड़े नेता छोड़ते चले गए, विधायक छोड़ दिए और बड़े महत्वपूर्ण नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। लेकिन सुनील सर, जगदीश शेट्टर की हार हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि वो क्या हार के भी जीत गए हैं? बिल्कुल जीत गए हैं उन्होंने, इसलिए उनकी जीत हो गई है कि बड़े पैमाने पर उन्होंने सेंध लगा दिया जो ओकालिका वोटर है, ओकालिका वोटरों के बीच में बहुत बड़ी सेंध लगा दी। और आप देखिए कि पूरा जो इलाका है, जिस इलाके से येदियुरप्पा साहब आते हैं, उस इलाके में भाजपा की कितनी बुरी हार हुई है। शेट्टार साहब का हार जो है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिल्कुल है, उनके जैसे नेता को हारना नहीं चाहिए था। 6 बार के विधायक हैं वो, और ये पहली बार हुआ है कि चुनाव हारे हैं, और जितनी बार वो चुनाव जीते हैं, प्रत्येक चुनाव में उनकी जीत का अंतर बढ़ता चला गया है। और एक बड़े शांतिप्रिय और ढंग के नेता मान, उनके ऊपर कभी कोई बेईमानी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। निश्चित रूप जन नेता नहीं थे वो, मतलब बहुत बड़ी इस तरह के नेता नहीं थे जो चुनाव जिता सके, हरा सके, लेकिन उनकी खुद की छवि बहुत अच्छी थी और एक अच्छे लिंगायत नेता माने जाते थे। इसीलिए मुख्यमंत्री भी रहे, विपक्ष के नेता भी रहे, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, कई पदों से उनको नवाजा था भारतीय जनता पार्टी ने, और जनसंघ के जमाने के वो नेता है। लेकिन ठीक है, उनको किनारे किया गया, उन्होंने पार्टी छोड़ी, तो उन्होंने भले चुनाव हार गए हों, और भारतीय जनता पार्टी इस बात का अपने आप को संतोष दे ले, क्योंकि अमित शाह साहब ने कहा था कि चुनाव हारेंगे, भारतीय जनता पार्टी लग भी गई थी कि चुनाव हराने के लिए, ये अलग बात है। लेकिन उन्होंने पार्टी से अलग होकर के जो सेंध लगा दिया था कांग्रेस लिंगायत समुदाय में, वो बड़ी चीज है। क्योंकि शेट्टार साहब के हटने के बाद जो लिंगायत समूह है, लिंगायत मठ है, उन्होंने उनके समर्थन में बयान दिए और कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनका अपमान किया है। तो उन्होंने एक बड़ा तगड़ा झटका दिया, और उनके निकलने से एक जो मैसेज गया कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ही भारतीय जनता पार्टी को लेकर के आश्वस्त नहीं है। तो एक राजनीति, उसको भारतीय जनता पार्टी कमजोर होने की जो शुरुआत थी, उस शुरुआत को उन्होंने और तेज कर दिया, उसको उन्होंने और गति दे दी। दूसरी चीज ये हुई कि जो मुद्दे थे, उन मुद्दों पर भी उन्होंने बहुत तरीके से स्टैंड लिया। तो उनका हारना जीतना की बात है, चुनाव है, लेकिन इस बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हारेगी ये तो हमारे जैसे लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे। मैं भी नहीं उम्मीद कर रहा था कि कम से कम वो इतने कम संख्या में उसकी सीट संख्या हो जाएगी। ये चुनाव में जिस तरह से बीजेपी चली है, ऐसा लग रहा था कि मोदी वर्सेस जो है स्थानीय मुद्दे, ऐसा लग रहा था। बीजेपी की तरफ से सिर्फ और सिर्फ मोदी का नेतृत्व दिख रहा था, जबकि कांग्रेस के जो है तमाम नेता जो प्रदेश में लोकप्रिय हैं और संगठन के एक अच्छा चेहरा, मजबूत चेहरा माने जाते हैं, वो उनकी लड़ाई चल रही थी और स्थानीय मुद्दों की जनता की लड़ाई दिख रही थी। फिर से स्वागत है आपका। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, विशेष कार्यक्रम। कर्नाटक में कांग्रेस को एक शानदार जीत मिली है, बीजेपी की करारी हार कही जा रही है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश में 20 रैलियां की थी और दनादन ये रैलियां हो रही थी, लेकिन उनके मुकाबले जो है कांग्रेस भी पीछे नहीं दिख रही थी, क्योंकि कांग्रेस के राहुल गांधी भी दनादन रैली करते हुए रोड शो करते दिख रहे थे। प्रियंका गांधी ने पूरी ताकत यहाँ पर लगा दी थी। खरगे ने इतने उम्रदराज, एक खबर ये भी आई थी कि इतने उम्रदराज होने के बावजूद जो है वो दनादन रैली कर रहे हैं। हमारे साथ विशेष पैनल बना हुआ, उनसे बातचीत आगे बढ़ाएंगे।
हमारे साथ प्रोफेसर मोहम्मद खालिद भी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर खालिद, मैं समझना चाहती हूँ कि क्या आपने जो प्रेडिक्शंस या फिर अनुमान लगाया था, कर्नाटक में इसी तरह के नतीजे आए हैं? नहीं, मेरे अनुमान से ज्यादा सीटें कांग्रेस लेके गई है। मुझे लगता था कि कांग्रेस जो है वो मेजॉरिटी पार करेगी, सिंपल मेजॉरिटी। मेरी अनुमान में 120-22 सीटों का था, लेकिन इन्होंने जिस तरह से सीटें 138 ली हैं, वो मेरे अनुमान से बाहर था। उसकी कुछ वजह थी। वजह सबसे बड़ी ये थी कि जिस तरह से बीजेपी ने अपना पूरा जोर वहां पर लगाया हुआ था, और फिर अमित शाह तकरीबन एक लंबे समय से वहीं बैठे हुए थे जी। और जिस तरह से पहले ये बीजेपी की स्ट्रेटजी है कि पहले वो छोटे लीडरों से रैलियां शुरू करते हैं, फिर वो बड़े लीडरों पर आकर के फिर बाद में कारपेट बॉम्बिंग करते हैं एंड में, यानी कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की रैलियों का वो हुआ। और फिर जिस तरह का उनके पास पैसा है और जिस तरह से पैसा बहाया गया, तो मुझे लगता था कि एंटी इनकम्बेंसी क्लियरली नजर आ रही थी। करप्शन का मुद्दा बड़ा ओपन था, और कांग्रेस ने जिस तरह से वादे किए थे वो सब चीजें सामने होने के बावजूद मुझे लग रहा था कि सिंपल मेजॉरिटी तक पहुंचेगी या ज्यादा से ज्यादा 120 सीटें लेगी। कांग्रेस ने उससे ज्यादा सीटें ली हैं। इसका मतलब है अंडर करंट बड़ी जबरदस्त बीजेपी के अगेंस्ट थी, और वो चीजें जो बीजेपी जिनको बनाना चाहती थी वो सारी नहीं हुई। और दो चीजें इसमें और हैं। भारत जोड़ो यात्रा की बात शुक्ला जी ने की, बिल्कुल सही है। भारत जोड़ो यात्रा एक लंबे समय तक वहां पर रही और उसको अच्छा खासा रिस्पांस भी वहां पे मिला। इसके अलावा जब पिछले साल जो फ्लड आए थे बेंगलोर में, और उस फ्लड की वजह से सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन खड़ा हुआ था, और आपने देखा वहां पर सीटें भी कम हुई हैं जो बेंगलोर का एरिया है। तो ये एक था। दूसरे ओवर कॉन्फिडेंस था बीजेपी का कि हमने यहाँ पर ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो डिविजिव मुद्दे हैं, चाहे हिजाब का मुद्दा है, चाहे वहां पर एजुकेशन उसको लेकर के कई मुद्दे इस तरह के उठाए। उससे एक मुस्लिमों का आरक्षण की बात थी, दराड़ पैदा कर आरक्षण का मुद्दा था अभी रिसेंटली, और उस पर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। तो ऐसे मुद्दे उठा करके एक डिवीजन क्रिएट कर देंगे जिससे वो नेचुरल विनर बन जाएंगे। ये उनके दिमाग में इस तरह की वो थी, लेकिन लोगों ने उन सब चीजों को दरकिनार किया, रिजेक्ट किया और अपने मुद्दे लेकर के चले। वो मुद्दे जो थे वो लोगों के साथ संबंधित थे, चाहे बिजली सड़क पानी का मुद्दा हो, चाहे वो एंटी करप्शन का मुद्दा हो, चाहे जो उनसे वादे किए गए थे वो ना पूरे होने का मुद्दा हो। तो लोगों ने बहुत क्लियर कट जो है वर्डिक्ट दिया है कर्नाटका के। और एक चीज और है जी, 2 बार पहले भी कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन उसको चुरा लिया गया, जिसको कहते हैं कि डिफेक्शन करवा ली या जेडीएस से बंदे खरीद लिए। ऑपरेशन लोटस और ये स्टेटमेंट में भी कहा तो 2 बार वो एक गुस्सा भी लोगों के अंदर था कि हम वोट डालते हैं जहां पर कांग्रेस के पास ज्यादा वोट शेयर है, ज्यादा सीटें भी मिलती हैं, और फिर जेडीएस या किसी से वो साठगांठ करके पैसे के बल पे या किसी तरह से वो मैंडेट को चुरा लेते हैं। 2 बार ऐसा हो, ये गुस्सा भी लोगों के अंदर था। ये सब चीजें, और जेडीएस के साथ इसीलिए लोगों ने उसकी सीटें घटाई हैं या उसको समर्थन नहीं दिया। जेडीएस का कैरेक्टर उनके सामने था कि ये एक स्टेबल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, या अपना सौदेबाजी करती है जिसकी वजह से यह सारा होता है। ये चीजें कुछ हुई जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस को हमारे अनुमान से, एटलीस्ट मेरे अनुमान से ज्यादा सीटें उनको मिलती दिखाई दी हैं जी। और इससे एक बहुत बड़ा जो मैसेज गया है नेहा जी, वो ये है कि साउथ इंडिया के अंदर बीजेपी का कोई नाम निशान नहीं है। आप केरला ले लो, कर्नाटक ले लो, तमिलनाडु ले लो, एक बड़ा प्रदेश हाथ से निकल गया जी। यानी एक लंबा चौड़ा एरिया जो है इंडिया का, वो बीजेपी के रसाई से बाहर हो गया है। आप उड़ीसा ले लो, वेस्ट बंगाल है, बिहार पहले ही बाहर है। तो ये सारा एरिया, इससे बीजेपी के लिए 2024 के इलेक्शन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज उस इलाके में खड़ा हो गया है। यानी कि बीजेपी दोबारा एक जो हिंदी बेल्ट की पॉलिटिकल पार्टी शुरू से रही है, उसी की तरफ सिमट करके आ रही है।
एक मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगी सुनील सर, जब वोटिंग लाइंस में लोग लगे हुए थे तो ज़्यादातर का यही कहना था कि हम बहुमत की सरकार चाहते हैं, और एक किसी जानकार की बात मैंने ये भी सुनी थी कि जब भी आमतौर पर बहुमत की सरकार बनती है तो वो कांग्रेस की ही बनती है। इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, और आप निखिल कुमारस्वामी की हार को किस तरह से देखते हैं? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में कभी भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला जी, अब तक के इतिहास में। सरकार बनाने के बावजूद भी लोग उनके स्पष्ट बहुमत के साथ कभी नहीं खड़े हुए जी। और कांग्रेस ने अपने 37 सालों का इतिहास तोड़ा है। इतना बड़ा प्रचंड बहुमत पिछले 37 सालों में भी इनको नहीं मिला था। उसके पहले 98 में या किसमें उनको मिला था, जब वीरेंद्र पाटिल साहब इनके मुख्यमंत्री हुए थे, और 175 से ज्यादा सीटें मिली थी कांग्रेस को जी। उसके बाद से, और वह दौर तब था जब उतना मजबूत विपक्ष नहीं था कर्नाटक में। इतने मजबूत विपक्ष, मोदी जी जैसा महत्वपूर्ण नेता, भारतीय जनता पार्टी का सशक्त संगठन, समर्पित कार्यकर्ताओं की भूमि, बड़े बड़े संसाधन, इसके बावजूद अगर इतना बड़ा बहुमत मिला है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को लोगों ने स्वीकार कर दिया। बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक, एक छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, इसलिए रोकना पड़ रहा है, माफी मांगूंगी। जब ब्रेक से लौटेंगे तो सुनील सर जो बात कर रहे थे उसको पूरा सुनेंगे। हमारे साथ विशेषज्ञ बने हुए हैं, आइए उनके पास दर्शकों को लेकर चलना चाहेंगे। मैं चाहती हूँ कि सुनील सर पहले आप अपनी बात पूरी करें, और निखिल कुमारस्वामी की बड़ी हार जो हुई है उसे आप किस तरह से देख रहे हैं, और उसके बाद हम प्रोफेसर खालिद के पास चलेंगे। सुनील जी। जेडीएस की ये स्थिति होगी ये लग रहा था। मेरा अपना मानना है नेहा जी कि कोई भी राजनीतिक दल किसी एक वर्ग, किसी एक जात या एक समूह के बूते चुनाव जीत नहीं सकता। वह अस्तित्व बना रहेगा, अपने वोट बैंक बनाए रखेगा, और निर्वाचन आयोग में उसकी पहचान बनी रहेगी, सब चलेगा, लेकिन इलेक्शन में नहीं जीत सकता। जब तक आपको आपका जो बेस वोट है, इसके अलावा कुछ और वोट आपके साथ जुड़े ना। जेडीएस के साथ तब तक जीत की स्थिति इसलिए बनी रही है कि जेडीएस को ओकालिका समूह ने बड़े पैमाने पर वोट दिया, उनको अपना हमेशा समर्थन दिया, लेकिन ओकालिका के साथ साथ कृषक समुदाय के अन्य जातियां और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने जबरदस्त तरीके से समर्थन दिया। इस चुनाव में अल्पसंख्यकों ने साथ छोड़ दिया जनता दल एस का, इसलिए नहीं कि उनके विरोधी हो गए, उनको यह लगने लगा था कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो जनता दल एस बीजेपी का समर्थन कर सकता है। बीजेपी को जो लोग विरोध कर रहे थे, वह किसी भी दशा में उस संगठन, उस नेता या उस राजनीतिक दल के साथ जाने को तैयार नहीं थे जो भारतीय जनता पार्टी को मदद कर सकती थी। और इसी बिना पर लोगों ने जनता दल एस का साथ छोड़ा और वो कांग्रेस के साथ चले गए, एकदम कंसोलिडेट होकर, एकदम एकजुट होकर के। और भारतीय जनता दल एस का जो अपना परंपरागत वोट था वह बना रह गया, खासतौर से मैंने, और उसमें भी वोकालिका भी विभाजन हुआ बड़े पैमाने पर। डीके शिव कुमार ने उसमें सेंध लगाई, और वोकालिकाओं का बड़ा समूह, खासतौर से जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया, और जेडीएस के खिलाफ मतदान किया, और कांग्रेस में गए, और कांग्रेस का मत प्रतिशत जबरदस्त तरीके से बढ़ गया, और जनता दल एस की यह स्थिति आ गई। और एक नंबर एक था कि जो एक तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किसी तरह से मतदान नहीं करने वाले लोग थे कि एकजुट हुए। दूसरी चीज, कर्नाटक में इस बात का संदेश था कि एक मजबूत और एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है, जिससे से जो जनादेश है वही जनादेश लागू हो, ताकि किसी तरह का जो ऑपरेशन है वो ना चलाया जा सके। जी, कोई ऑपरेशन नहीं चलाया जा सके। जी, एक जागरूकता दिखी है मतदाताओं में। कर्नाटक के मतदाता काफी जागरूक दिख रहे थे अपने स्थानीय मुद्दों को लेकर, अपने मतदान के अधिकारों को लेकर। ये जागरूकता देश के कई राज्यों में है, कम नजर आती है, खासकर कि तब जब हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव लड़ा दिखा जाता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बजरंगबली का नाम लेकर आप बटन दबा दीजिए, इसका असर शायद नहीं दिखा है। जनता काफी जागरूक दिखी है। आप कर्नाटक की जनता को, प्रोफेसर खालिद, मैं समझना चाहूंगी कि कर्नाटक की जनता को जब एकजुट होकर उन्होंने जेडीएस का दामन नहीं थामा और सिर्फ एक स्थायित्व की सरकार के लिए कांग्रेस के साथ चली गई पूरी की पूरी, तो आप किस तरह से देखते हैं? जनता ज्यादा जागरूक है यहाँ पर अपने मुद्दों को लेकर? देखो, जहां तक बीजेपी के वोट बैंक का सवाल है, उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता दिखाई दे रहा। लेकिन जो जेडीएस का वोट है वो शिफ्ट हुआ है, जिसकी वजह से कई एरियाज में क्लियर कट बहुमत जो है या सीटें दिखती नजर आ रही हैं कांग्रेस को, और मिली है।
दूसरी बात यह है कि अगर आप लोगों के जो मुद्दे हैं उनसे हट करके राजनीति करेंगे और जब आप कार्यकर्ता की बजाय कहेंगे कि केवल लीडर को देखो, क्योंकि जब बीजेपी से बहुत से लीडर जो है वो शिफ्ट कर गए, कांग्रेस में चले गए, तो उन्होंने देखा कि हमें काफी नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने एक बात पर ध्यान दिया, सबको उनकी रैलियों में भी ये बात कही कि देखो आप नरेंद्र मोदी का चेहरा याद रखो और कमल के बटन याद रखो, बस, और आपने कुछ नहीं सोचना। यानी इसका मतलब है कि आप अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, वो 5 साल की सरकार की जो पोजीशन है उसको आप डिफेंड करने के ना मूड में है, ना उसके आपके पास कोई उसका जवाब है। तो ये कोई सफाई नहीं थी। ये एक फैक्टर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट था। दूसरे जो फैक्टर्स हैं वो उसमें ये चीजें आती हैं कि जो लोग हैं वहां पर वैसे भी कई बार होता है कि ज्यादातर सरकारें जो है वो बदलती हैं हर बार, कभी किसी की कभी किसी की, ऐसा होता है। हिमाचल में भी ऐसे ही होता था, लेकिन होता है, यहाँ पर भी हुआ। तो लेकिन लोगों ने क्या किया कि एकदम एक ही तरफ को चल पड़े। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक वेव है, मैं भी कहता हूँ कुछ इलाकों में एक वेव है, कुछ इलाकों में पर ये वेव क्या राहुल गांधी के लिए वेव है या फिर एंटी करप्शन वेव है? नहीं, देखो ऐसा है कि इस इलेक्शन में आपको बताऊं कि नरेंद्र मोदी वाज नॉट ए फैक्टर, राहुल गांधी प्लेड ए गेम बट ही वाज नॉट ए फैक्टर, सोल फैक्टर वो नहीं था। सोल फैक्टर स्थानीय मुद्दे थे, और इसीलिए बच कर जितने भी कांग्रेस के लीडर्स हैं वो कार्यकर्ता को, वोटर को श्रेय दे रहे हैं, लीडर को कोई श्रेय नहीं दे रहा। हालांकि कुछ ने कहने की कोशिश की कि राहुल गांधी की जीत है, उसने फौरन उसको स्नब करके वापस उसी पे आ रहा है कि ये जीत जो है कार्यकर्ता की है, ये जीत जो है वो वोटर की है, यानी कि लोगों के मुद्दों की जीत है। इसलिए जब हम इस इलेक्शन के रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे तो उसमें से एक और चीज सामने आएगी वो ये है कि क्या बीजेपी इसी तर्ज का जो इलेक्शन कैंपेन है रिलीजन बेस्ड या दूसरी, ये आगे जो 3 इलेक्शन आ रहे हैं उसमें भी करेगी या उससे हट जाएगी? क्योंकि आगे 3 इलेक्शन बहुत क्रूशियल आ रहे हैं, उतने ही क्रूशियल राजस्थान है। लेकिन प्रोफेसर खालिद, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि बीजेपी अपने पिच में जो है माहिर है खेलने पर। अगर हिंदुत्व का या फिर हिंदू मुस्लिम की राजनीति की बात आती है तो वो माहिर है और वो विरोधियों को चित्त कर देती है। लेकिन जब बात मुद्दों की आती है, लोकल मुद्दों की आती है, तो बीजेपी के जो नेता और मंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों से ही जो है काम चला लेते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, फिर हमारे साथ सुनील सर भी हैं, उनसे हम समझेंगे कि क्या मुद्दों को प्रमुखता मिल गई इस चुनाव के नतीजों से। विशेष कार्यक्रम कर्नाटक के चुनावी नतीजों पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह रही कि कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की है और एक स्पष्ट बहुमत की सरकार अब कांग्रेस की बनेगी। हालांकि ये सवाल बड़ा है कि सीएम कौन होगा कर्नाटक में, कांग्रेस का सीएम फेस कौन है, क्योंकि कड़ा मुकाबला डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच। लेकिन पहली पसंद ये कहा जा रहा है कि सिद्धारमैया को बताया जा रहा है। हमारे साथ जो पैनल बना हुआ है, आइए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। सुनील सर, क्या पहली पसंद सिद्धारमैया ही दिखते हैं या फिर डीके शिव कुमार, क्योंकि उनकी भी जो मेहनत है वो शायद इतनी ज्यादा रही कि नतीजों को देखते ही जो वो खुद को जो है रोक नहीं पाए और उनका गला भर आया, ये भी समझूंगी। लेकिन उससे पहले मैं ये समझना चाहूंगी कि ये जो मुद्दे हैं, असमानता का मुद्दा, कर्नाटक वैसे तो कहा जाता है कि इसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है अन्य राज्यों के मुकाबले, लेकिन असमानता इतनी ज़्यादा है कर्नाटक में भी। गरीब अगर है तो इतना ज़्यादा गरीब है और अमीर जो है वो बहुत ही लिमिटेड है। इन मुद्दों को कितनी प्रमुखता मिल गई है इन चुनावी नतीजों के बाद से? नहीं, अमीर गरीब का तो विभाजन जबरदस्त रहा कर्नाटक में। जो सर्वे तमाम आए उसमें भी सर्वेक्षण में बताया गया कि अमीरों का रुझान किधर है, गरीबों का रुझान किधर है और मध्यम वर्गीय लोग किधर जा रहे हैं, उच्च मध्यम वर्गीय लोग किधर जा रहे हैं। ये तो स्थिति आई और उसमें ये आया कि जो गरीब लोग हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं या निम्न मध्य वर्ग के लोग हैं, उन्होंने कांग्रेस को अपनी पसंद के रूप में स्वीकार किया और संपन्न लोगों ने बीजेपी को अपने दल के रूप में स्वीकार किया। ये सर्वेक्षण में बताया गया तो ये और ये दिख भी रहा। दूसरी चीज की ये भी लगा कि जो गरीब लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनको राहत देने के लिए बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं किया। क्योंकि अगर महंगाई का मुद्दा उठ रहा था तो महंगाई के मुद्दे को एड्रेस करने के लिए बीजेपी हुकूमत ने कुछ नहीं किया, इससे लोगों की नाराजगी जबरदस्त तरीके से बढ़ती गई।
अगर आप लोक कल्याण की नीतियों की बात कीजिए, जिसको भारतीय जनता पार्टी बहुत जोर शोर से उठाती रही है, उन लोक कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने में ही बीजेपी कांग्रेस से पीछे रही। जैसे मुफ्त में गरीबों को अनाज देने की बात, बीजेपी 5 किलो अनाज देती है, सिद्धारमैया की सरकार ने अपने रिजीम में 10 किलो अनाज दिया था गरीब लोगों को, तो उस पर भी बीजेपी को लोगों ने पीछे किया। अब ये बात ये रही कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन हो सकता है। निजी तौर पर मैं कर्नाटक में कांग्रेस की मजबूती के लिए मैं डीके शिव कुमार को श्रेय देना चाहता हूं। डीके शिव कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने परेशान करने, कांग्रेस तोड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा था। कितने रेड हुए, कितनी जांचें हुई, कितने मुकदमे दायर हुए, तिहाड़ जेल गए, क्या क्या नहीं हुआ उनका, उसके बावजूद भी डीके शिव कुमार ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा नहीं। बहुत आसान था उनके लिए कि वो पार्टी को छोड़ते, बीजेपी में चले जाते, तमाम फर्जियत से बच जाते, लेकिन उस व्यक्ति ने छोड़ा नहीं। लेकिन कांग्रेस के प्रति लोगों को आकर्षण बनाए रखने में सिद्धारमैया की बड़ी भूमिका है। सिद्धारमैया के ऊपर कोई आर्थिक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। सिद्धारमैया उस प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक पसंदीदा व्यक्ति हैं जी। और एक मजबूत लीडरशिप देने में भी सिद्धारमैया ने बड़ी भूमिका अदा की है। तो ये दोनों नेता कांग्रेस के जो है वो महत्वपूर्ण है, और दोनों के सामूहिक दोनों ने एकजुटता जो दिखाई है, यह बहुत बड़ी भूमिका अदा की है कांग्रेस को जिताने में। और एक संगठित कांग्रेस ने लोगों को अपनी तरफ ज्यादा तरीके से आकर्षित किया, और संगठित रह करके इतने बड़े पैमाने पर कांग्रेस ने लोगों का विश्वास जीता है जी। अब मुख्यमंत्री को किसी को बना, हालांकि मुझे लगता है कि चूंकि सिद्धारमैया साहब कह चुके हैं कि मेरा अंतिम चुनाव है, इसके बाद मैं राजनीति में रहूंगा लेकिन चुनाव नहीं लड़ूंगा, हो सकता है कि इस वजह से कांग्रेस भी उनको स्वीकार कर ले और डीके शिव कुमार साहब भी उनको मान ले। शिव कुमार साहब के पास तो उम्र भी बची हुई है, बहुत लंबा समय उनके पास है, फिर भी मुझे लगता है कि सिद्धारमैया को ही मुख्यमंत्री होना चाहिए, बाकी तो पार्टी है जी। खालिद सर से भी समझ लेते हैं। खालिद सर, क्या लगता है कि अगर डीके शिव कुमार पहली पसंद बन गए तो ज्यादा स्ट्रांग गवर्नमेंट कर्नाटक में बन पाएगी अगर हम देखिए सिद्धारमैया के मुकाबले? देखो, ऐसा है कि कल तक ये फैसला हो जाएगा। अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि कौन बनेगा एग्जैक्टली, क्योंकि जब कांग्रेस प्रेसिडेंट को पूछा गया कि भी कौन है, वो कहते भी हम 52 साल का मेरा तजर्बा है, ऐसे सवाल मत पूछिए। विधायकों की मीटिंग होगी और उसके बाद हाई कमांड में जो डिस्कशन होगी वो देखेंगे प्रोज एंड कॉन्स, कौन दोनों में से कौन ज्यादा बेटर जो है गवर्नेंस दे सकता है या उनके लिए कौन सा ज्यादा अच्छा है। तो उसके बाद लेकिन पलड़ा जो है वो सिद्धारमैया की तरफ मुझे ज्यादा लग रहा है। मैं इसके साथ ही एक और चीज, 2 चीजें और ऐड करना चाहता हूँ। एक जो राहुल गांधी का बयान है कि ये गरीब की लड़ाई है कॉरपोरेट घरानों के अगेंस्ट जिनको वो दिया जा रहा है, इसमें अडानी फैक्टर जो है एक मेजर फैक्टर है जिससे ये लोगों को, गरीब लोगों को कम से कम ये लगने लगा कि ये सरकार वाकई अडानीज और जो कॉरपोरेट है उसकी तरफ है। और दूसरी सरकार जी, दूसरी चीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि आपको याद होगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक नई कास्ट बनकर के उभर रही है, बेनिफिशियरीज की कास्ट, यानी जो बेनिफिट ले रहे हैं सरकार की स्कीमों से, लेकिन यहाँ पर वो बेनिफिशियरीज जो हैं वो नजर नहीं आए, या कम से कम उन्होंने वो समर्थन नहीं दिया जिसकी अपेक्षा थी। क्योंकि यूपी में आपने देखा होगा, दूसरी जगह पर जहां पर इलेक्शन होता है, बेनिफिट्स हर तरह के दे करके, एक तरह से रिश्वत दे करके वोट ली जाती है, तो वो चीज यहाँ पर असर नहीं कर पाई और लोग अपनी जगह पर टिके रहे। जो दिमाग में एक बन गया था कि ये करना है, लोगों ने वो करके दिखा दिया और कांग्रेस को मेजॉरिटी दे दी। लोकसभा चुनाव के लिए क्या सबक दोनों दलों के लिए संक्षेप में? फिर देखिए, ऐसा है कि समझूंगी जी। मैं आपको बताता हूं कि पहले ये 3 स्टेट का इलेक्शन आना है, उसके बाद उस ये इलेक्शन प्लस इस इलेक्शन का प्रभाव इस पे पड़ेगा, राजस्थान वगैरह के उसके ऊपर, और उसके बाद इसका कंबाइंड प्रभाव 2024 के इलेक्शन पे पड़ना ही पड़ना है। जैसे मैंने कहा कि साउथ में बीजेपी क्योंकि बिल्कुल नदारद हो गई है, खत्म हो गई है, तो उस सिचुएशन में डेफिनेटली इसका प्रभाव 2024 के इलेक्शन पे पड़ेगा जी। सुनील सर से भी समझ लेते हैं, बहुत कम समय रह गया है, तो सुनील सर किस तरह से देखते हैं, क्या सबक ले चुकी है कांग्रेस और बीजेपी को? मुझे लगता है कि क्या बीजेपी अपनी राजनीति में थोड़ा सा परिवर्तन लाएगी?
नहीं, बीजेपी तो राजनीति में परिवर्तन नहीं लाएगी, इसलिए नहीं लाएगी कि उसके पास परिवर्तन लाने के लिए कुछ है नहीं। गवर्नेंस की बात तो करती नहीं है, और जो ध्रुवीकरण की राजनीति करती है उसको छोड़ देगी तो कुछ भी उसके पास बचेगा नहीं। दूसरी चीज कि इस राजनीति जो चुनाव हुआ है इसमें मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो ध्रुवीकरण की राजनीति है उसको लोगों ने स्वीकार किया है। लोगों ने जो उनके मुद्दे हैं उनके साथ अपने आप को जोड़ा है, उस राजनीतिक दल की तरफ जाने का संदेश दिया है जो उनके मुद्दों के साथ लगाव महसूस करेगा, उसके समाधान की बात करेगा। जी। मेरा मानना है कि कर्नाटक के इस चुनाव का परिणाम, जैसा कि खालिद साहब ने कहा, जो इस साल होने वाले अन्य विधानसभा चुनाव हैं उन पर जबरदस्त तरीके से पड़ेगा। इसका यह भी संदेश है कि अगर कांग्रेस मजबूती से एकजुट होकर के और संगठित होकर के मुकाबला करेगी तो बीजेपी के सामने मजबूत चुनौती प्रस्तुत कर सकती है। और मेरा यह भी मानना है कि इस चुनाव इसका असर 2024 के भी लोकसभा चुनाव के दौरान पड़ेगा, और लोकसभा चुनाव के दौरान लोगों के बीच में गवर्नेंस का मुद्दा महत्वपूर्ण होगा। गवर्नेंस के अलावा अगर सरकार विपक्ष की भाषा बोलेगी तो लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे। सरकार को अपनी उपलब्धियां बतानी होगी, सरकार को यह बताना होगा कि जन सरोकार से जो जुड़े हुए मुद्दे थे उनके समाधान के लिए उसने क्या किया। अगर वो नहीं किया तो जनता उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। समय समाप्त हो गया और हमने बहुत स्पष्टता से आप दोनों विशेषज्ञों की मदद से ये समझा है कि कर्नाटक में कौन सीएम बनने जा रहे हैं। हालांकि दोनों जो हमारे विशेषज्ञ हैं दोनों की अलग अलग राय और अलग अलग प्रेफरेंस दिख रही है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव में जीत जो हुई है कांग्रेस की, उसके क्या कारण हो सकते हैं और ये जीत कितनी बड़ी है कांग्रेस की और बीजेपी के लिए कितना बड़ा नुकसान, क्योंकि खुद नेतृत्व कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई सारी बातें निकल कर सामने आई। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी अपने दोनों ही विशेषज्ञों का।